तो कल की पहली क्लास में मैंने दो चीज़ें आपको सबसे पहले बताई। दो प्रार्थनाएं हैं हमारी, आप लोगों के पास सबके पास प्रार्थना है। तो एक प्रार्थना को हम क्लास शुरू करने से पहले करते हैं और कल्याण मंत्र को हम क्लास के बाद में करेंगे। इसके बाद में मैंने आपको डॉक्टर लाजपत राय महराज जी का जीवन परिचय बताया कि किन्होंने न्यूरोथेरेपी को बनाया, कैसे खोज कर निकाली, कैसे आयुर्वेद और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर, मेडिकल लाइन की किताबों को पढ़कर न्यूरोथेरेपी को इजाद किया, मतलब इसको खोजा। तो गुरुजी के बारे में मैंने आपको परिचय बताया था। गुरुजी का जीवन परिचय में गुरुजी का जन्म 23 अगस्त 1932 को हुआ। 10-12 साल के जब वो 1943 के लगभग में गुरुजी थे, तब उन्होंने न्यूरोथेरेपी को यानी कि इस चिकित्सा पद्धति से उनका लगाव हुआ और उन्होंने सीखा कि कैसे हम पैर के अंगूठों से, पैर की उंगलियों से हम पेट को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम पिंडलियों पर, काफ मसल्स पर मसाज कर उनके माध्यम से हम पेट की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल काफ मसल्स पर क्लॉकवाइज कर काफ मसल्स पर घिसाई कर मसाज कर आपकी पेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही उनके आस पड़ोस में जब उन्होंने ये देखा कि ऐसे होता है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टेप पीछे, साइंस क्या है, कॉज क्या है, कैसे पिंडली और पेट का आपस में संबंध है। तो बाद में हमें पता चला कि मेडिकल साइंस ने भी ये कहा कि जो हमारी काफ मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा, रामदेव जी भी कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से हमारे पिंडलियों में दर्द हो जाएगा, खड़े होकर पानी पिएंगे तो पैरों में दर्द आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेट और पैरों का संबंध है ना? तो इस साइंस को गुरुजी ने समझा और धीरे धीरे न्यूरोथेरेपी को डेवलप करा कि पैर के किस अंगूठे को, उंगली को हम दबाएं या ट्रीटमेंट दें तो पेट के कौन से हिस्से में सर्कुलेशन पहुंचेगा। धीरे धीरे इस तरीके से न्यूरोथेरेपी डेवलप हुई। फिर जाकर 1986 में गुरुजी ने बांद्रा में, बॉम्बे में न्यूरोथेरेपी एक क्लिनिक की शुरुआत करी, जो विधिवत रूप से न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सेंटर कहलाता है। वो सेंटर आज भी चल रहा है, लोग वहां पर आज भी आकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और उसके बाद 1998 में न्यूरोथेरेपी की आश्रम की स्थापना हुई, यानी कि जहां पर नासिक में एक आश्रम, जो गांव है सूर्यमाल गांव, मोखाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस नासिक में पहाड़ों के ऊपर जाकर सूर्यमाल गांव में एक आश्रम की स्थापना हुई, जहां पर लोगों को एडमिट किया गया और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। यानी कि उनकी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या न्यूरोथेरेपी के हिसाब से हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, क्या उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कितनी बार मिलना चाहिए, सुबह से शाम तक 5 बार 6 बार ट्रीटमेंट हो उनका, और उस आधार पर क्या रिजल्ट आते हैं, उस आधार पर क्या न्यूरोथेरेपी प्रोग्रेस करती है, और क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स को वहां पर उपचार देने लगे। उसके बाद 1999 में न्यूरोथेरेपी एकेडमी की स्थापना हुई। न्यूरोथेरेपी एकेडमी की स्थापना में फिर देश भर से लोग न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए उस आश्रम में जाने लगे और वहां पर देश भर से लोगों ने न्यूरोथेरेपी को सीखना शुरू करा। 2005 में मुझे भी वही मौका मिला एक बार गुरुजी के पास जाने का। लगभग 5-6 महीने हमने वहां रहकर इस कोर्स को कंप्लीट करा और आज देश भर में लोग न्यूरोथेरेपी की सेवाएं ले रहे हैं और दे रहे हैं। लगभग 10 से 15 हजार लोग न्यूरोथेरेपी को कर रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 5 से 7 हजार न्यूरोथेरेपी सेंटर एज ए रजिस्टर्ड चल रहे हैं, यानी कि जिन्होंने विधिवत रूप से न्यूरोथेरेपी को करा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो केवल YouTube को देखकर भी अपना सेंटर चला रहे हैं। मैंने बाद में एक बार मुझे पता चला कि उड़ीसा में हमारे YouTube को देखकर कई लोग अपना सेंटर चला रहे हैं, वहीं से सीखकर वहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कोई विधिवत रूप से ट्रीटमेंट नहीं सीखा, कोर्स नहीं करा, लेकिन वो YouTube से करके कर रहे हैं। उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, लोग भी ठीक हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन विधिवत रूप से सारा का सारा कोर्स करके, प्रोफेशनल कोर्स कर ऐसे 5 से 7 हजार लोग देश भर में सेंटर चला रहे हैं और लगभग 10 से 15 हजार न्यूरोथेरेपिस्ट हैं देश भर में। कई लोग ऐसे भी हैं जो क्लिनिक नहीं चला रहे लेकिन होम विजिट कर रहे हैं, पेशेंट देखते हैं, क्लिनिक नहीं चला रहे, अपने घर पर ही पेशेंटों को देखते हैं। तो इस तरीके से भी लोग न्यूरोथेरेपी के द्वारा जुड़े हुए हैं। गुरुजी की अंतिम यात्रा, यानी कि उनका जो स्वर्गवास हुआ 18 अक्टूबर 2017 को एक्सीडेंटल हुआ। कल मैंने आपको बताया था, गुरुजी गिर गए थे, चोट लगी जिसकी वजह से उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और इस वजह से उनका देहांत हो गया। तो इस तरीके से गुरुजी का पूरा जीवन न्यूरोथेरेपी को समर्पित हुआ, न्यूरोथेरेपी के लिए उन्होंने लगाया।
और आज देश भर में बहुत अच्छी स्थिति है न्यूरोथेरेपी की। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आज न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो सेंटर्स के हिसाब से संख्या को काउंट करा जाए तो उस हिसाब से लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आज न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी कई हॉस्पिटल्स में काम कर रही है। न्यूरोथेरेपी के अपने ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से इस कोर्स को कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार के लिए गुरुजी ने एक एकेडमी बनाई, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी, है ना। तो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी न्यूरोथेरेपी के सपने को साकार करने में लगी हुई है, लोगों को न्यूरोथेरेपी सिखा रही है। आप भी उसी एकेडमी के एक पार्ट हैं। ये अलग बात है कि आप हमारे थ्रू उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको जो न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा मिलेगा वो भी एकेडमी का ही मिलेगा, यानी कि बॉम्बे से ही मिलेगा। जो हमारे पास डिप्लोमा है वही आप लोगों को भी मिलेगा। हमारी न्यूरोथेरेपी का पूरा नाम डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी है। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो न्यूरोथेरेपी के नाम पर बहुत सारी थेरेपीज हैं। आप गूगल पर डालेंगे तो 20-25 न्यूरोथेरेपी आपको मिलेंगी, जैसे आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी मिलेगी, योगिक न्यूरोथेरेपी मिलेगी, नाड़ी चिकित्सा न्यूरोथेरेपी मिलेगी, नाड़ी मर्दन न्यूरोथेरेपी मिलेगी, वेलनेस न्यूरोथेरेपी मिलेगी। ऐसे बहुत सारी न्यूरोथेरेपीज देश भर में अलग अलग नाम से काम कर रही हैं। लेकिन हम जिस कोर्स को कर रहे हैं इसका नाम है LMNT। LMNT का मतलब लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी। ये जो न्यूरोथेरेपी है ये किसकी न्यूरोथेरेपी है? डॉक्टर लाजपत राय महरा की न्यूरोथेरेपी है। यानी कि आप जो स्टूडेंट हैं जो इस न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं वो कौन सी न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं? LMNT को सीख रहे हैं, लाजपत राय महरा की न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं। तो बाकी गूगल पर कंफ्यूजन के लिए बहुत सारी न्यूरोथेरेपीज हैं और वो लोग भी न्यूरोथेरेपी के नाम पर अपने कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, है ना। तो अलग अलग है। तो हमारी जो न्यूरोथेरेपी है वो डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी है, जिसमें एक लोगो है और गुरुजी की फोटो है। जब भी आप न्यूरोथेरेपी की बात देखेंगे, कहीं सर्टिफिकेट होगा तो उसमें गुरुजी का फोटो होना जरूरी है और न्यूरोथेरेपी का लोगो होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि अब हम थेरेपिस्ट बन जाते हैं, न्यूरोथेरेपी के थेरेपिस्ट बन गए क्योंकि अब हम न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं। जब सीख रहे हैं तो सीखते दौरान हम थेरेपिस्ट कहलाते हैं न्यूरोथेरेपी के। तो एक थेरेपिस्ट की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो मैंने कल आपको कुछ 5 पॉइंट बताए थे जो एक न्यूरोथेरेपिस्ट को लाइफ टाइम अपने, जब तक वो न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करता है वो हमें उसको याद रहने चाहिए। पहला मैंने आपको बताया था कि जब भी जो भी आपका क्लिनिक का टाइम है, जब भी सेंटर का जो टाइम है, ट्रेनिंग का टाइम है, ट्रीटमेंट का टाइम है, कुछ किसी का भी जो टाइम है आपका, उस टाइम से हमें क्लिनिक पर पहुंचना चाहिए, उस टाइम से भी पहले पहुंचना चाहिए और अपने टाइम तक रुकना चाहिए, उसके बाद ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं क्लास 3 बजे तक चल रही है, आप 2 बजे पीछे से गायब हो गए, है। तो जो समय है उससे पूर्व पहुंचे और जो समय है उसके बाद ही सेंटर से जाएं, ये आपकी आदत में होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि क्लिनिक पर पहुंचने के बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि क्लिनिक की पूरी व्यवस्था आपके द्वारा सही तरीके से चले, आपके द्वारा कोई गड़बड़ ना हो। तो जो हमारे क्लिनिक का सामान है, जो क्लिनिक के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी चीजें हैं, वो सभी अपनी जगह पर व्यवस्थित हों। जैसे कुर्सी है, तकिया है, चादर है, पाउडर है, या कोई कार्ड है, वो इधर उधर ना पड़ा हो। तो ये आपकी खुद की पर्सनल, आपको ये अप्रोच होना चाहिए कि ये मेरा सेंटर है। क्यों? क्योंकि हम जब भी किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां की चीजों को रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई करता है। एक मोची भी जब सड़क पर बैठता है तो अपने औजारों को नमस्ते करता है, उसको छूता है, उसको प्रणाम करता है, फिर वो काम शुरू करता है। तो वो छोटा सा व्यक्ति, हम तो इलाज करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम तो डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमें भी अपने ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चीजें यूज होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट से या फोन पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना। आप जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल फिक्स है, टाइम टू टाइम फिक्स है, कितनी बार देना है ये फिक्स है, कहां देना है ये फिक्स है, कितने सीक्वेंस में देना है ये फिक्स है, कितनी समय आपने उस पॉइंट को प्रेशर देना है ये भी फिक्स है। तो जब सारी चीजें फिक्स हैं
तो आप ट्रीटमेंट के दौरान बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइम का ध्यान रखना है, आपको काउंटिंग रखनी है, आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, और इसको ध्यान में रखने के लिए आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट देते समय आपको फोन पे बातचीत नहीं करनी, ट्रीटमेंट देते समय आपको पेशेंट से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ, बीच बीच में हमारे ट्रीटमेंट के दौरान ये लगभग जो हमारा ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 25 से 30 मिनट का है। एक ट्रीटमेंट जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो 25 से 30 मिनट का है। उस 25 से 30 मिनट में बीच बीच में कहीं कहीं आपको गैप मिलते हैं। 1 मिनट का गैप हो सकता है, आधे मिनट का गैप हो सकता है, 2 मिनट का गैप हो सकता है। तो जो गैपिंग सिस्टम है, जब भी आपको गैप मिलता है उस समय पर आप अपना बातचीत कर सकते हैं पेशेंट से, या पेशेंट्स आपसे बातचीत कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जब चल रहा है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, ना तो फिर पेशेंट आपसे बातचीत करेगा, ना ही आप पेशेंट से कोई बातचीत करेंगे। हाँ, जो गैप है, जो रेस्ट है, पहले या बाद में, उस बीच में आप पेशेंट से पूछ सकते हैं या पेशेंट आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चौथा पॉइंट था कि हमें ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव भाव को समझना है। पेशेंट को ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव भाव को समझना है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक प्रेशर ट्रीटमेंट है। न्यूरोथेरेपी प्रेशर के माध्यम से इलाज करती है, तो प्रेशर कितना होना चाहिए ये उसके हाव भाव से पता चलेगा। कहते हैं न्यूरोथेरेपी में प्रेशर की डेफिनेशन यही है कि प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना पेशेंट सहन कर सके। तो प्रेशर पेशेंट के हिसाब से तय करना है, अपने हिसाब से तय नहीं करना। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं तो ज्यादा प्रेशर दूं, या मैं बहुत ज्यादा वीक हूं तो मैं हल्का प्रेशर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने पेशेंट स्ट्रांग है तो ज्यादा प्रेशर दीजिए, आपके सामने पेशेंट वीक है तो कम प्रेशर दीजिए। तो ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव भाव को समझना है कि कहीं आपके प्रेशर से उसको दर्द तो नहीं हो रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ट्रीटमेंट का उसे असर ही नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत हल्का प्रेशर रखें, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर रखें। तो प्रेशर का हमें ध्यान करना है कि जितना पेशेंट सहन कर सकता है प्रेशर को, उतना ही प्रेशर हमें देना है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, है ना। और ये पेशेंट के हाव भाव से, अगर उसे ज्यादा प्रेशर होगा तो भी फेस पर आ जाएगा, एक दर्द की फीलिंग फेस पर आ जाएगी, और नहीं भी होगा तो उसे वो लगेगा कि लाइटली चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रीटमेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो इन दोनों को संतुलन बनाने की जरूरत है। और लास्ट 5वां पॉइंट था कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष ध्यान रखें। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है पी हैपरिन के पॉइंट्स 3 पॉइंट आते हैं उसमें, 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। तो पी हैपरिन का फॉर्मूला क्या है? 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। ये हमारी कोड लैंग्वेज है। हर थेरेपी की, हर सिस्टम की अपनी कोड लैंग्वेज होती है। तो न्यूरोथेरेपी की कोड लैंग्वेज है, ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए पॉइंट दे रहे हैं, ये लिवर को स्टिमुलेट करने वाला पॉइंट है, ये लंग्स को स्टिमुलेट करने वाला पॉइंट है। अब मैंने कहा 8 पेन है तो 8 पेन फिक्स है, 8 ही देंगे, तो 8 ही देंगे, यहां 9 नहीं दे सकते, यहां 7 नहीं दे सकते, है ना। जब 7 लिवर लिखा है तो 7 ही लिवर स्टिमुलेट करने हैं, यानी कि लिवर को 7 पॉइंट ही देने हैं, 7 बार ही ट्रीटमेंट देना है। 6 नहीं दे सकते, 5 नहीं दे सकते, 8 नहीं दे सकते, है ना। कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ऐसे ही लंग्स को हमें कितनी बार स्टिमुलेट करना है? 8 बार। तो 9 बार नहीं कर सकते, 7 बार नहीं कर सकते। तो जब हमारा ट्रीटमेंट फिक्स है, 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स है, इसकी टाइमिंग फिक्स है, इसका सीक्वेंस फिक्स है, इसके प्रेशर देने के पॉइंट फिक्स है। तो हमें ट्रीटमेंट देते समय हमें हमेशा समय का ध्यान रखना है कि हमारे ट्रीटमेंट से गड़बड़ तो नहीं हो रही। हम पता चले बातचीत में इतने खो गए कि 8 की जगह 9 बार प्रेस कर दिया, हमें ध्यान ही नहीं है, हम कुछ कहीं और खोए हुए हैं कि घर जाके क्या खाना बनाएंगे, पता चले वो 7 की जगह 6 ही रह गया, या हम कहीं और खोए हुए हैं कि वो 8 की जगह एक और ज्यादा फालतू में 9 दे दिया। तो ऐसा नहीं करना। ट्रीटमेंट देते समय आपका कॉन्शियस, आपका ध्यान, आपका मन बिल्कुल और बिल्कुल पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं
तो फिर आप केवल और केवल आपका पूरा का पूरा ध्यान आपको अपने पेशेंट पर लगाना है। उस समय पर आपको दुनियादारी से कनेक्शन खत्म कर दो। आप ये सोच के ट्रीटमेंट दीजिए कि मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं ये इसके शरीर में जो आप जिस पर्पस से दे रहे हैं वो पर्पस उस शरीर में हो रहा है। आप इंसुलिन बनाने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप ये ध्यान करिए कि मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं इससे इनका पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो रहा है, इससे इनकी पैंक्रियाज की बीटा सेल स्टिमुलेट हो रही है। अब बीटा सेल इंसुलिन बना रही है, अब इंसुलिन ब्लड में निकल गया है, निकल कर वो ग्लूकोज को डाउन कर रहा है और सच में वो ऐसा करेगा। तो जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। उस लॉजिक को आप मन में ध्यान करिए और वो इफेक्ट डालेगा, उस ट्रीटमेंट का डबल असर हो जाएगा। तो जैसे ही डबल असर होगा आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और नहीं तो आप ट्रीटमेंट तो दे ही रहे हैं, काउंटिंग तो गुरुजी ने बता ही दी है, आपका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और चल रहा है, काउंटिंग कहीं और चल रही है, तो ट्रीटमेंट तो हो गया आधा घंटे लेकिन रिजल्ट 0 की 0 ही रहेगा, है ना। क्योंकि हमने कोई मेडिसिन थोड़ी देनी है कि भैया आप ये मेडिसिन खा लो और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ये मेडिसिन वाला तो कह सकता है क्योंकि उसे कुछ नहीं करना, उसने तो मेडिसिन खानी है, काम मेडिसिन करेगी। वो डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा, वो पेशेंट कुछ नहीं कर रहा, वो तो मेडिसिन का असर है कि वो कंट्रोल हो रही है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होगा शुगर फिर बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन हमने क्या करना है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारी इन्वॉल्वमेंट है, पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, फिर हमारे दोनों के मन शांत होने चाहिए, तब जाकर ऑर्गन्स इफेक्ट करेंगे, तब जाकर उस ट्रीटमेंट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो क्वालिटी भी हमें मेंटेन करनी है, केवल क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना। तो अगर आप अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनकर काम करना चाहते हैं, तो ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान रखना ही चाहिए, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बाद में कल फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है, न्यूरोथेरेपी की क्रियात्मक डेफिनेशन क्या है, वर्किंग डेफिनेशन क्या है। केवल थ्योरी डेफिनेशन तो मैंने कल आपको बताई कि गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी की जब शुरुआत करी और लोगों को सिखाना शुरू करा तो गुरुजी कहते थे कि हम नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों को उपचार करते हैं। नाभि को केंद्र मानकर इसलिए भी उपचार करते हैं, नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। केंद्र कैसे है, जैसे इस पेन को अगर मैं ये उंगली रखूं और ऐसे टिकाने की कोशिश करूं तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि ये टिक जाएगा, है ना, ये टिक जाएगा। जैसे कोई चीज है, अगर मैं इस ऐसे एक उंगली यहाँ पर वो कर दूं कुछ लंबा और उस पर टिकाने की कोशिश करूं तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट जरूर आएगा जहां पर ये टिक सकता है, एक जरूर इसका सेंटर पॉइंट होगा, है ना। और वो सेंटर पॉइंट ये तय करता है कि इस पूरे पेन का सेंटर है और जहां पर ये सेंटर पॉइंट होगा वहीं ये टिकेगा, नहीं तो ये टिकेगा नहीं तो कभी इधर गिर जाएगा, कभी इधर गिर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो इसका भी सेंटर पॉइंट है, हर किसी का सेंटर पॉइंट होता है जहां पर उसका वेट एक इक्वल बैलेंस में जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। आपने बहुत सारे उसमें मेलों में देखा होगा, सर्कस में देखा होगा, कई बच्चे एक लकड़ी की लगी होती है, खंभा सा लगा होता है और नाभि उस पर टिकाते हैं और पूरा वो झूल जाते हैं, उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, वो ना इधर गिरते हैं, ना इधर गिरते हैं, ना इधर गिरते हैं, ना इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभि अगर कहीं पर हम उल्टा करके लेट जाएं तो नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है और वहां से हमारा बैलेंस बन सकता है। तो इसलिए ये साइंस है, ये जगह साइंस है कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इसी प्रकार गुरुजी कहते थे कि नाभि अगर गड़बड़ है, नाभि अगर ऊपर नीचे है, नाभि अपनी जगह पर नहीं है, तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हार्मोनल ये समस्याएं आ सकती हैं। नाभि के गिरने के बाद ही, नाभि के गड़बड़ होने के बाद ही आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा और पेट गड़बड़ होना ही सभी बीमारियों का कारण है। तो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण आपका पेट है। चाहे आपको कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, उसका कहीं ना कहीं कारण पेट होगा। तो पेट को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में गुरुजी कहते थे कि नाभि को केंद्र मानकर
हम सभी बीमारियों का उपचार करते हैं और रिजल्ट आते हैं। ये हो गई हमारी समझाने वाली डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। फिर धीरे धीरे हमने इस डेफिनेशन को साइंस के हिसाब से कन्वर्ट करा, और साइंस के हिसाब से कन्वर्ट करने पर इसकी डेफिनेशन नई जो बनी वो बनी कि हम न्यूरोथेरेपी में शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर कर बीमारी को उपचार करते हैं। कल मैंने आपको बताया था इसका रीजन क्या है, क्योंकि साइंस ये कहती है शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब शरीर के अंदर एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का, हमारे पूरी बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसका एक पीएच फिक्स है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसका नेचर फिक्स है। जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.15 से लेकर 7.45 तक ये इसका पीएच है। ब्लड इस पीएच पर काम करता है। ये हर किसी के शरीर के अंदर इसके बीच में ही ब्लड का पीएच होगा। अगर इससे डाउन चला जाए पीएच, यानी कि 7.10 चला जाए, 7.0 चला जाए, है ना, या 7.09 चला जाए, ये इससे कम जा रहा है, या इसका पीएच 7.9 चला जाए, 7.5 चला जाए, तो ये इससे ऊपर जा रहा है ना। तो ये पीएच है, इससे नीचे जाते ही हमारा ब्लड एसिडिक नेचर का कहलाता है। इससे यानी कि ये एसिड की तरफ मूव ऑन हो रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है। तो इसके कम होते ही ये एसिड की तरफ जा रहा है, इसके ज्यादा होते ही ये अल्कलाइन की तरफ जा रहा है ना। तो अगर ये इस लेवल में होगा तो हमारे को कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.15 से लेकर 7.45 के बीच में होगी तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन ये इससे नीचे या इससे ऊपर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये इससे नीचे जाएगा तो इसको बोलेंगे कि ब्लड एसिडिक नेचर का हो रहा है। इसको बोलते हैं ब्लड एसिडिक नेचर का हो रहा है। जब ये इस लेवल में जाता है तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन लेवल। ब्लड अल्कलाइन लेवल में जा रहा है। तो जब एसिडिक लेवल में जाएगा तो एसिडोसिस की प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे लो बीपी होना, जॉइंट्स पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, बालों का झड़ना, स्किन डिजीज का होना, हाइपोथायराइड का होना, ये सब एसिडोसिस की समस्याएं हैं। जब अल्कलोसिस की तरफ जाएगा तो अल्कलोसिस की बीमारी आएंगी, हाई बीपी होना, हाइपरटेंशन होना, पैरालिसिस होना, फिट्स आने, मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं बच्चों को, है ना, या दिमागी बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस होना, ये सब अल्कलाइन की समस्याएं हैं, है ना। तो ब्लड अल्कलाइन की तरफ जाएगा तो अल्कलाइन वाली समस्या आएंगी, ब्लड एसिड की तरफ जाएगा तो एसिड वाली समस्या आएंगी। ब्लड किधर भी नहीं जाएगा तो हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। ये किसने बताया हमें? ये मेडिकल साइंस ने बताया। तो आप गूगल पर किसी भी बीमारी का नेचर पता कर सकते हैं। जैसे गूगल पर अगर आप डालेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डायबिटीज, तो गूगल देगा, गूगल अंकल आपको बताएंगे कि डायबिटीज एसिडोसिस डिजीज है। आप डालेंगे गूगल पर कि नेचर ऑफ हाई बीपी, तो गूगल अंकल आपको बताएंगे कि जो हाई बीपी है इस अल्कलोसिस डिजीज है ना। तो वो बताएंगे आपको कि ये बीमारी का नेचर क्या है। फिर उस बीमारी के नेचर के हिसाब से मार्केट में एक नई चीज आ गई, आपने सुना होगा अल्कलाइन वाटर, है ना, आजकल बहुत बिक रहा है ना। पहले कोई नहीं जानता था इसको, अल्कलाइन वाटर को। आज आने वाले समय में और तेजी से इसका प्रचार प्रसार होगा। वो अल्कलाइन वाटर किसको लेने की जरूरत है? इसको लेने की जरूरत है ना, जिसकी बॉडी का नेचर एसिडिक है, जिसकी बॉडी का नेचर एसिडिक है उसको अल्कलाइन वाटर लेने की जरूरत है। अगर ये वाला अल्कलाइन वाटर ले लेगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से अल्कलाइन बढ़ा हुआ है और हम अल्कलाइन वाटर और डाल देंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो अल्कलाइन वाटर किसके लिए बना है? इन लोगों के लिए बना है, एसिडिक नेचर वालों के लिए, है ना। इसलिए बोलते हैं अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए लोगों को। क्यों पीना चाहिए और वो क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि 90% लोगों की बॉडी क्या है? एसिडिक नेचर की है। 90% लोगों की बॉडी एसिडिक नेचर की है। क्यों?
और क्यों है? क्योंकि हमारा खान पीन एसिडिक नेचर का है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम अगर उसे रॉ मटेरियल के तौर पे खाते हैं, रॉ मटेरियल मतलब चने हैं, चनों को भिगो दो, भिगो के खाते हैं तो अल्कलाइन है। चने हैं, चनों को हम उबाल दें तो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएंगे। चनों को उबालने के बाद उनको छौंक दो तेल में तो वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। उनको और उसकी सब्जी बना दो और एसिडिक हो जाएंगे। यानी कि कोई खाना जितनी देर गैस पर रखा जाएगा वो उतना ही एसिडिक हो जाएगा। तो हम सारा ही खाना गैस पर रख के खाते हैं, सारा हम पकाकर ही खाते हैं, और जितनी देर जो खाना गैस पर होगा वो उतना ही एसिडिक होगा, उतना ही बायवादी की होगा। जैसे राजमा पकने के लिए टाइम लेते हैं, है ना, राजमा सबसे ज्यादा टाइम लेता है, छोले आपके टाइम लेते हैं, कढ़ी पकने में टाइम लेती है। ये सब एसिडिक और बाई की समस्या है, बीमारी है। लौकी जल्दी पक जाती है, तोरी जल्दी पक जाती है, हरी सब्जी जल्दी पक जाती है, तो अल्कलाइन नेचर की है। बात समझे? तो जितना खाना हम जितनी देर उस खाने को पका कर रखते हैं, पकाएंगे, वो उतना ही एसिडिक नेचर में जाएगा। और आज अगर हम अपनी थाली की कल्पना करें, आप जो जो खाना खाते हैं, आप थाली को देखें तो उसमें 90% तो खाना एसिडिक है, सब गैस पे से होकर आया है। केवल क्या नहीं आता उसमें से गैस पे से होकर? जो हम सलाद खाते हैं, है ना, केवल वही नहीं आता, बाकी सब गैस से होकर आया। या पानी पी रहे हैं वो गैस से नहीं होकर आया, बाकी सारा खाना आपका गैस से होकर आता है। यानी कहीं ना कहीं वो एसिडिक नेचर में होकर आता है। इसीलिए अल्कलाइन वाटर आज मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहा है। चाइना में पहले बिकना शुरू हुआ, आज इंडिया में अब उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोगों ने प्लांट लगाना शुरू कर दिए अब अल्कलाइन वाटर के, लोगों ने उस अल्कलाइन वाटर को बेचना शुरू कर दिया। जबकि आज से 20 साल पहले अल्कलाइन वाटर क्या होता है किसी को भी नहीं पता था, है ना। और आने वाले 10 साल में सब लोगों को पता लग जाएगा कि अल्कलाइन वाटर होता क्या है। सब लोग अल्कलाइन वाटर ही पिएंगे, क्योंकि हमारा खाना एसिडिक होता चला जा रहा है। आज हम कितना स्प्राउट्स खाते हैं, कितना रॉ मटेरियल खाते हैं, कितना गाजर कच्ची खाते हैं, खाते ही नहीं है। तो जितना हम कच्चा नहीं खाएंगे वो अल्कलाइन है, जो हमें खाना चाहिए। हम सारा क्या पका पका कर खाते हैं, हर चीज पका, और जितनी ज्यादा जो देर चीज पकती है वो उतनी ही एसिडिक होती है। खाना अगर 3 घंटे पक रहा है कोई खाना, तो वो समझ लिए पूरा ही एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती चली जाती है ना। तो इसलिए हमारा खाना एसिडिक नेचर का है, इसलिए हमें एसिडिक बीमारियां ज्यादा होती हैं। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों के बीपी लो होना, नींद की समस्या, ये सब एसिडिक है। थायराइड हर किसी को हो रहा है, तो ये सब एसिडोसिस की समस्याएं हैं। तो ये किसने बताया? साइंस ने बताया कि जब हमारा ब्लड पीएच लेवल एसिड की तरफ जाएगा तो एसिडोसिस की समस्या होंगी, और जब अल्कलाइन की तरफ जाएगा तो अल्कलोसिस की समस्या होंगी। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि जब भी आपके ब्लड का नेचर गड़बड़ होगा आपको बीमारियां आएंगी। इस हिसाब से न्यूरोथेरेपी को गुरुजी ने कन्वर्ट करा और डेफिनेशन बताई कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। अब मैं इसको कहूं कि मैं इसको बैलेंस करना जानता हूं, तो साइंस भी कहेगी अच्छा अगर आप इसको बैलेंस कर सकते हो फिर तो ठीक है, आप बीमारी का इलाज कर लोगे, क्योंकि यही इनबैलेंस होने का कारण है बीमारी का, है ना। तो न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना जानते हैं इसलिए हम कहते हैं। और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बॉडी के अंदर इस एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने की क्षमता होती है। जैसे हमारा लंग्स एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करता है, हमारी किडनी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करती है, हमारी स्किन एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करती है, हमारा पेट एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करता है, और इनको हम स्टिमुलेट करना जानते हैं। ये कैसे काम करें, इनको कैसे स्टिमुलेट करना है, इनसे कैसे काम करवाना है, अगर ये मुझे आता है तो मैं एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकता हूँ फिर तो, है ना। अगर मैं लंग्स को स्टिमुलेट करना जानता हूँ तो एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर लूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा था 8 चेस्ट ओनली किसके लिए दे रहे हैं? लंग्स के लिए दे रहे हैं। यानी कि हम लंग्स को स्टिमुलेट करना जानते हैं। पेट के लिए लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सबको हम स्टिमुलेट करना जानते हैं, यानी कि हम इसको भी कर सकते हैं। किडनी के लिए हम न्यूरोथेरेपी में लिवर 0 और म्यूकस 0 पॉइंट देते हैं, हम उनको भी स्टिमुलेट करना जानते हैं। तो यानी कि हम एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा उसका एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होगा तो हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से उसके एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यही गुरुजी ने कहा कि हम मेडिकल साइंस की इस बात को मानते हैं
कि बॉडी के अंदर बीमारियां तब आती हैं जब बॉडी में एसिड और अल्कलाइन इम्बैलेंस होता है, और इसको जानने के साथ हम इसको बैलेंस करना जानते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी की डेफिनेशन मॉडर्न साइंस में अलग हो गई। अब इसकी वर्किंग